कि शायद उत्तराखंड ने कभी नहीं सोचा था ये काला इतिहास, कत्ल का कानून बना के कत्ल नहीं हो रहे, बलात्कार का कानून बना के बलात्कार नहीं हो रहे, दहेज उत्पीड़न का कानून बना के दहेज की घटनाएं नहीं हो रही क्या? माना जंगल में टाइगर है, शेर है, जंगल का राजा है। कई बार जब ऐसे जानवर के हाथ में ताज पहना दो, छोटे से जानवर के हाथ में ताज पहना दो, तो वो उसका व्यवहार बदल जाएगा, वो जमीन छोड़ देगा। और मुझे आज बड़ा दुख है इस बात का। मैं नामी को जोशीला तो समझता था, लेकिन मैं धैर्य वाला भी समझता था। वो लोग, वो नाम ऐसे नाम हैं, उन नामों को खुलने के बाद भाजपा उत्तराखंड में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। तो ये टिकट मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बहुत छोटी चीज है। ये एमएलए का टिकट, एमपी का टिकट मेरे लिए, मैं कोई गिनती में नहीं रखता इस चीज को। नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और फेस टू फेस हमारे खास कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड बनने तक अपनी राजनीति में महारत हासिल की हुई है। कोई और नहीं, जिनके बयानों से मीडिया कभी भी दूर रहती है। हमेशा उन्होंने अपने बयानों से मीडिया को अपनी तरफ खींचा है, तो वहीं जनता की भलाई के लिए भी उन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की। ऐसी एक हमारे साथ शख्सियत आज मौजूद है जिनका नाम है हरक सिंह रावत। जी हाँ, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, जिन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की, लेकिन जनता की भलाई के लिए भी वो कभी पीछे नहीं रहे। चलिए उन्हीं का से आज हम सवाल लेंगे और उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि लंबा करियर आपका रहा राजनीति में, 40 साल कम नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश रहा हो या फिर उत्तराखंड रहा हो, इन दोनों जगहों पर आपने अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाई। जनता के मुद्दों को आपने उठाने में कभी भी कदम पीछे नहीं खींचे। लेकिन आज उत्तराखंड आप देख रहे हैं, क्या यही आपने उम्मीद की थी कि ऐसा उत्तराखंड होगा? जब हम उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे थे 1994 में जी। मैं बीजेपी से, उसमें पौड़ी से विधायक था, और इस लड़ाई, राज्य आंदोलन की लड़ाई, जब मुलायम सिंह बहुजन समाज पार्टी की मिली हुई सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने बैकवर्ड आरक्षण लागू किया था कि स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी पिछड़ा आरक्षण लागू किया जाएगा। उसको लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो रिसर्च स्कॉलर थे, सबसे पहले उसको लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मैं उस धरने पर, गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्रीनगर में उस धरने पर गया था, क्योंकि श्रीनगर भी उसमें मेरी पौड़ी विधानसभा का हिस्सा था। वहां से जब राज्य लड़ाई की शुरुआत हुई तो उत्तराखंड के लोगों को लगता था कि भाई लखनऊ में बैठकर, पहाड़, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, और लखनऊ में बैठी हुई सरकार हमारे विषम भौगोलिक परिस्थितियों के उत्तराखंड प्रदेश को, इस समस्याओं को समाधान करने के लिए व्यावहारिक नीतियां, कार्यक्रम नहीं बनाती है। इसलिए हमारी अपना राज्य होगा, अपनी सरकार होगी, तो शायद उत्तराखंड के नौजवानों के लिए पलायन को लेकर, विकास को लेकर बेहतर नीतियां बनेंगी, कार्यक्रम बनेंगे। लेकिन जिस तरह पिछले 1 वर्ष से उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, उससे निश्चित रूप से आज उन तमाम आंदोलनकारियों की आत्मा, जो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, जो विधायक नहीं बन पाए, मंत्री नहीं बन पाए, प्रधान भी नहीं बन पाए, लेकिन इस राज्य आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। या तो उन्होंने अपना बलिदान दिया, या वो आज कई गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी आत्मा रो रही होगी, उनको लगता होगा क्या हमने इसके लिए उत्तराखंड बनाया कि हमारी बेटियां की ईमानदारी से एग्जाम हो, पारदर्शक तरीके से इंटरव्यू हो, पारदर्शक तरीके से पेपर हो। इसकी लड़ाई अगर हम लड़ें तो वो बच्चे, वो बेटियां, वो बेटे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
और आज वो ये लड़ाई साथ साथ में लड़ रहे हैं कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए और सरकार उन पर लाठियां भाजे, उनको जेल में डाले, उन पे मुकदमे दर्ज हों, संगीन धाराओं में उन पे मुकदमे दर्ज हों। ये शायद उत्तराखंड ने कभी नहीं सोचा था। ये काला इतिहास, ये काला पन्ना इस उत्तराखंड के इतिहास में जुड़ेगा। जब लाठीचार्ज हुआ बेरोजगार युवा संघ के छात्रों पर और बाकी जो छात्र धरने पर बैठे हुए थे, मांग कर रहे थे कि निष्पक्ष परीक्षा हो हमारी, उसके बाद में सीएम ने नकल विरोधी कानून ला दिया। मुझे आप ये बताइए कि नकल कराने वाले भी आप, जब अंदर देखिए, ये कानून बाहर के किसी व्यक्ति को तो डरा सकता है। क्या पहले कोई कानून नहीं था क्या इस कानून से पहले क्या नकल करने की छूट थी कि कोई पेपर लीक कर दे? कोई धाराएं नहीं थी, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, कोई कानूनी व्यवस्था पहले नहीं थी क्या? पहले भी थी। कत्ल का कानून बना, क्या कत्ल नहीं हो रहे? बलात्कार का कानून बना, क्या बलात्कार नहीं हो रहे? दहेज उत्पीड़न का कानून बना, क्या दहेज की घटनाएं नहीं हो रही क्या? कानून से, अगर कानून भले लोगों को डराने के लिए, कानून अच्छे लोगों को डराने के लिए होता है, लेकिन अपराधी को डराने के लिए नहीं। ये जो अपराध हुआ है पेपर लीक का, ये कोई आम आदमी ने नहीं किया। या तो अग्निशमन न्याय में अंदर बैठे लोगों ने किया, जिनके हाथ में व्यवस्था थी। लोग बिल्कुल, वो जेल में भी है कुछ लोग, या लोक सेवा आयोग में अनुभाग अधिकारी से लेकर अंदर के लोगों ने की। जो बाहर से इनके साथ संलिप्तता थी, उस ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी के लोगों की थी, चाहे हाकम सिंह हो, चाहे धारीवाल हो, भाजपा का मंडल अध्यक्ष हो। तो जब अंदर की व्यवस्था, जिन्होंने कानून की सुरक्षा करनी है, कानून का पालन कराना है, ईमानदारी से पेपर कराना है, जब उनकी नीयत खराब हो जाए, जब उनकी नीयत में खोट आ जाए, तो दुनिया का कोई कानून उसको नहीं रोक सकता। तो इससे फर्क पड़ेगा कहीं, क्योंकि उन्होंने लागू तो कर दिया, लेकिन वो तो मामले भी दर्ज हो गए। अब किस पे दर्ज हुए? अब आप देखो ना, दर्ज किस पे हुआ? किसी ऐसे व्यक्ति में हुआ जो जिसने पेपर लीक किया है, उन पे हो रहा है, जो कह रहा है मुझे आशंका है कि ये पेपर लीक हुआ है। अब उसको उसके खिलाफ कर दिया। अब कोई पेपर लीक होगा भी, किसी को जानकारी भी होगी कि ये गड़बड़ हुई है, तो लोग डर के वजह से कि नकल कानून के तहत मेरे खिलाफ मुकदमा ना दर्ज हो जाए, मैं जेल ना चले जाऊं, कोई आवाज ही नहीं उठाएगा। भाई आपने उत्तरकाशी में कर दिया, चमोली में कर दिया। एक बच्चे ने यह कह दिया कि मेरे पेपर की सील खुली हुई है और मुझे लगता है कि यह पेपर लीक हो गया। आपने उस कानून का दुरुपयोग करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये तो गलत है ना, ये तो अत्याचार है उन बच्चों के प्रति। मतलब मैं थोड़ा हल्का हो जाएगा, वो कोटेशन या उदाहरण हल्का हो जाएगा, लेकिन है तो सच। माना जंगल में टाइगर है, शेर है, जंगल का राजा है, लेकिन कई बार जब ऐसे जानवर के हाथ में ताज पहना दो, छोटे से जानवर के हाथ में ताज पहना दो, तो वो उसका व्यवहार बदल जाएगा, वो जमीन छोड़ देगा। और मुझे आज बड़ा दुख है इस बात का। मैं धामी को जोशीला तो समझता था, लेकिन मैं धैर्य वाला भी समझता था कि व्यक्ति का सही शुभचिंतक वो होता है जो चर्चागिरी करे, जो चापलूसी करे, वो सही शुभचिंतक नहीं हो सकता किसी का। जो सही रास्ता दिखाए, जो सही समालोचना करे, सही मित्र वो है जो सही दिशा दिखाए कि नहीं आप यहां गलत हो, यहां गलती कर रहे हो। और व्यक्ति वही
अच्छा शासक हो सकता है कि जो अपने विरोधी के द्वारा सही की गई बात का मनन करे, विचार करे और उसको क्रियान्वित करे। तो मैं सोचता हूं कि इस समय धामी अगर माफी मांग लेता, बच्चों पे मुकदमा दर्ज नहीं करता, तो उसकी वाह होती। एक के बाद एक घोटाले देवभूमि में होते जा रहे हैं। विधानसभा भर्ती के जो बर्खास्त कर्मचारी है वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, अभी भी वांछन कर रहे हैं। वो भर्ती भी गलत तरीके से हुई थी, अब वही मैं कहूं ना, सामने हुई थी। देखिए जब से राज्य बना तब से पूरी विधानसभा में बैकडोर पड़ते हैं। अब आप, मैं तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु को भी ये सोच रहा हूं, तुमने अपने साथ जो लगा दिए, भले वो 5 साल के लिए लगाया, वो न तुम्हारी विधानसभा के हैं, न वो प्रदेश के लोग हैं, वो बिहार से आकर आपने उनको तो नौकरी लगा दिया। और जिनको 7 साल हो गए थे, गलत तरीके से नौकरी लगे थी, वो तो 2002 से भी गलत तरीके से लोग नौकरी लगाए। अब निकालना था तो सबको निकालते, या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी लगाया है। उनके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे भाई? घूस देने वाला तो आपने जेल भेज दिया, जिसने घूस दी उसको क्यों नहीं भेजा? घूस देने वाले को तो आपने सजा दे दी, लेकिन जो घूस जिसने ली है, जिसने गलत कृत्य की हैं, उसको क्यों नहीं आपने सजा दी? यह कैसा न्याय है? प्राकृतिक न्याय भी नहीं है, नेचुरल जस्टिस भी नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि ये ऐसा दुर्भाग्य है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, जिसकी कोई माफीनामा नहीं है। और कभी ना कभी ये काला इतिहास, ये काले पन्ने इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास के ये काले पन्ने लोग घृणा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे इन काले पन्नों को। और मैं तो आज एक बात और कहना चाह रहा हूं, ये धारीवाल हाकम सिंह तक नहीं है मामला, ये मामला यहीं तक नहीं है। जिस दिन कभी इस देश के अंदर केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं होगी और इस सारे मुद्दों की सीबीआई की जांच हो गई, तो उस दिन आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े लोग जेल में जाएंगे। आज तक अंकिता हत्याकांड में अब पुलिस भी, और मतलब कई बार लगता है मजाक हो रही है कि जिस वीआईपी को स्पेशल सेवा देने के लिए अंकिता की हत्या की गई, जब उसने इनकार कर दिया और उनको लगा ये लीक कर सकती है बात को, तो पुलिस भी और इनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि भाई जिस कमरे में जो कमरा थोड़ा हाई रेट का है वही वीआईपी, उस कमरे में जो भी ठहरेगा वो वीआईपी हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई क्या बिजनेसमैन कोई ज्यादा पैसा खर्च करके कोई किसी कमरे में ठहरता है तो क्या वो वीआईपी हो गया? आज तक उस व्यक्ति का नाम नहीं खोलोगे। अरे चलो अब उस दिन छोड़ो, उस गेस्ट हाउस में कौन वीआईपी जाते थे, किन वीआईपीओं के लिए वो सेवाएं देने के लिए कहा जाता था। ऐसे क्या हो गया? पुलिस को क्या ये भी नहीं मालूम चल पाया कि आज तक कौन वीआईपी था? इसका मतलब वो जांच भी सही नहीं है। अगर वो जांच सही होती, उन वीआईपी का नाम पता चल गया होता जिनके लिए अंकिता को पे दबाव डाला जा रहा था स्पेशल सेवा देने के लिए। ये तो कैसा दुर्भाग्य उत्तराखंड का। देखिए मियां बीवी राजी तो क्या करेगा जी? कोई लड़की, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी काम करे, वो कानूनी अपराध नहीं है। लेकिन आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, किसी की गरीबी का फायदा उठाकर
अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अपने पैसे का इस्तेमाल करके आप उसको उस पर दबाव डालो, उसको शोषण करो, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के द्वारा हो सकता है। और मैं सोचता हूं कि नैतिकता होती, देखिए मैं कई बार उदाहरण देता हूं। 2003 में मैं तिवारी जी की सरकार में मंत्री था, राजस्व, खाद्य आपूर्ति, बहुत सारे विभागों में मंत्री था। सिर्फ नाम नहीं आया था मेरा, सिर्फ एक चर्चा हुई कि एक लड़की ने मुझ पर आरोप लगाया। मैंने विधानसभा के अंदर खुद मंत्री पद से इस्तीफा दिया, सीबीआई की जांच की मांग की, डीएनए टेस्ट की मांग की, और उस समय कोई यह भी नहीं कह सकता है कि मैंने मैनेज किया हो, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। डीएनए टेस्ट हुआ, मैं पाक साफ निकला, सीबीआई की जांच हुई, मैं पाक साफ निकला। तो मैं भी तो कह सकता था कि नहीं भी मेरा नाम तो लिया ही नहीं लड़की ने। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में क्या नैतिकता नहीं बची कि खुद वो व्यक्ति उनके नाम खुद खोल दें कि कौन वीआईपी था हत्याकांड के लिए जिम्मेदार, को किसको, वो क्या लगता है आपको क्यों नहीं खोला जा रहा? क्योंकि मैं जानता हूं इसमें एक धड़ा ऐसा भी है, बीजेपी का एक धड़ा ऐसा है जो लगातार इन चीजों को बोलता रहता है कि अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम हो। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उस समय भी बोला था। हरीश रावत जी की बात करो कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा विपक्ष ने पूरी तरह से कोशिश की कि वीआईपी का नाम है, लेकिन नहीं आ रहा। क्यों, आपको कहाँ लगता है कि क्यों नहीं लाना चाहती बीजेपी? क्योंकि जो नाम चर्चा में बाजार में वो गलत भी हो सकते हैं। तो वो लोग, वो नाम ऐसे नाम हैं कि उन नामों के खुलने के बाद भाजपा उत्तराखंड में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। हरीश जी, आपने 2016 में जब विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी तब सरकार गिरी थी कांग्रेस की। कांग्रेस के वरिष्ठों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज भी उनमें थोड़ी नाराजगी है। मैं इस पे जाऊंगी जरूर, क्योंकि जो नाराजगी है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, हमेशा आज भी है वो चर्चा में। लेकिन उस वक्त ऐसी क्या बात रही थी, कहाँ आपको लगा था कि उस समय कांग्रेस जनता के लिए काम नहीं कर रही है, ये सरकार नहीं होनी चाहिए? मंडी को FL2 का काम दिया गया और कृषि मंत्री मैं था, मंडी मेरे पास थी, और जब मुझे लगने लगा, उसमें लगा मुझे कि भाई ये इसमें गड़बड़ हो रही है और मेरी बदनामी हो रही है, तो इस बात को लेकर मैंने उस समय के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से एक दिन रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक उनके साथ बैठा, और मैंने उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इससे बदनामी हो रही है, मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। तो बातचीत में तो उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर मैं देखता था कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, ढाके 3 बात जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहा। फिर मुझे लगा कि भाई अब मेरी आत्मा ने मुझे गवाही नहीं दी। मुझे लगा कि भैया मुझे मंत्री नहीं रहना चाहिए, मुझे इनके साथ काम नहीं करना चाहिए, और इसलिए फिर मैंने निर्णय लिया। बहुत सारे कारण हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, हरीश भाई ने तो अभी दोहराया है, लेकिन मैं नहीं दोहराना चाहता। मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं, वो भी एक काला इतिहास था। चाहे उस काला इतिहास को भाजपा ने लिखा, मैंने लिखा या हरीश रावत ने लिखा, उस काले इतिहास को लिखने वाले तीनों ही लोग हैं। भाजपा भी है, मेरे साथ जो लोग बगावत की हम लोग भी हैं, उसमें हरीश रावत जी जो सरकार में थे वो लोग भी हैं। उस काले इतिहास के पन्नों को लिखने में कहीं ना कहीं तीनों लोगों की भूमिका है। मैं बहुत सारी चीजें दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि अब दोहरा के वो बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी, और अब गड़े मुर्दों को उखाड़ कर
फिर जिंदा करना ये समय के लिए ठीक भी नहीं है कि अगर उन गड़े मुर्दों को मैंने उखाड़ दिया तो उसकी आग की लपटें हरीश राव तक भी जाएंगे और भाजपा तक भी जाएंगे और मुझ तक भी आएंगे और सब उस लपटों में जल जाएंगे। इसलिए मैं उस गड़े मुर्दों को उखाड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो सचमुच वो भी काला इतिहास था इस उत्तराखंड की राजनीति का, और मुझे लगा था कि अच्छा होगा, क्योंकि जब मेरा दम घुट गया था और हमने वो निर्णय लिया तो अच्छा हुआ भी कि भाजपा की सरकार आई। हरीश राव जी ने उस समय कहा था कि जनता जीतने नहीं देगी, और जनता ने मुझे जितवाया दिया। एक दो लोग मेरे साथ के हारे, सैला रानी और सिंघल जी, वो लोकल परिस्थितियों के कारण हारे, बाकी हम सारे विधायक जीते। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन गई हैं, जिस तरह अब भाजपा की सरकार, अब मुझे लग रहा है कि एक काले इतिहास लिखकर एक नई युग की शुरुआत हमने की थी, लेकिन वो नया युग भी फिर काला इतिहास की तरफ बढ़ गया। आपको टिकट नहीं मिल पा रहा था, आपकी बहू के लिए आपने सत्ता बदली है, इस तरह की बातें भी, इस तरह के आरोप भी आप देखिए, सत्ता का लालच लोभ उस समय आ रहा था। आप मेरे सामने खड़ा कर दो धामी को, प्रहलाद जोशी को, अमित शाह को, मोदी को, 4 के अलावा 5 बात व्यक्ति नहीं कर रहा हूं, और नड्डा जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, प्रहलाद जोशी को और धामी जी को खड़ा कर दो। ये तो 2 टिकट दे रहे थे, मेरा टिकट इन्होंने केदारनाथ फाइनल कर दिया था, कोटद्वार भी अनुपूर्ति को टिकट दे रहे थे। ये तो निकालने का इन्होंने बहाना बनाया। अब बाद में मीडिया में क्या कहते, भाई टिकट की लड़ाई कभी लड़ता ही नहीं हूं मैं, अपने लेकर कुछ मांगता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अपनी लकीर इतनी लंबी खींच देता हूं कि ठीक है, अगर आप वो पार्टी की मजबूरी होती है कि और वो उनको अगर लड़ाई लड़नी है, उनको जीतना है, तो वो देंगे टिकट। तो ये टिकट मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बहुत छोटी चीज है। ये एमएलए का टिकट, एमपी का टिकट मेरे लिए, मैं कोई गिनती में नहीं रखता हूं इस चीज को, क्योंकि हमारा संघर्ष, हमारा वो सब इतना ज्यादा होता है कि पार्टी को जब टिकट देगी तो ये तो सोच के देगी ना कि आज सीट निकालने की स्थिति में है कि नहीं है। ठीक है, जीतना हारना तो अलग चीज है, लेकिन ये तो देखेगी ना पार्टी की जीत सकता है नहीं जीत सकता है। तो वो एक स्थितियां बन गई, और कांग्रेस ने भी अगर मुझे टाइम पे सम्मिलित करा दिया होता तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार होती। जो 5-7 दिन हमारे दिल्ली में खराब हुए, जो एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए था, कांग्रेस मुझे दूसरे दिन अगर सम्मिलित करा देती तो मैं 1 लाख लोगों की रैली कराता देहरादून में, सबको कांग्रेस में, भाजपा से कांग्रेस में सम्मिलित करा था। हम मैनेज नहीं कर पाए, नहीं तो उत्तराखंड में तो, ये उत्तराखंड की धरती तो कांग्रेस की धरती है, फिर भी चूक गए। हाँ, चूक गए, इसलिए चूक गए कि अति उत्साहित हो गए हम लोग। हमको लगा कि भाई अगर उत्साहित नहीं होते तो, अगर माना कांग्रेस के हमारे बड़े नेताओं को लगता कि भाई हम कमजोर हैं तो चलो तो मेरे को सम्मिलित करा देते। तो जो भाव खाया उस समय उन्होंने, इसलिए तो भाव खाया कि भाई हम तो जीत ही रहे, आरक्षण नहीं भी आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर उनको लगता कि नहीं आरक्षण के आने से फायदा होगा, तो वो जो फायदा होना चाहिए था मेरे आने से, वो नहीं हो पाया। अब वो फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा 2024 में। हरिद्वार हाँ, मिलेगा। मांग कर रहे हैं टिकट की, हरीश रावत जी बोल रहे हैं अपनी देते हैं वो। अब देखिए, मैं केवल जो पार्टी में केवल हरीश रावत जी कांग्रेस नहीं है, कोई निर्णय होता है तो पूरी पार्टी सोच विचार कर निर्णय लेती है, और अगर पार्टी को लगेगा कि हरीश रावत जीत सकते हैं हरिद्वार से, और मुझे लगता है कि अब
हरीश रावत जी भी उस स्थिति में हैं, क्योंकि देखिए हम तो बीच में कांग्रेस में नहीं थे, पहले भी नहीं थे। हरीश रावत जी तो शुरू से लेकर अब तक कांग्रेस में रहे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस में पैदा हुआ है, कांग्रेस में पूरी जिंदगी जिसने कांग्रेस में रहा हो, वो क्या कभी चाहेगा कि कांग्रेस कमजोर हो? तो मुझे नहीं लगता कि हरीश भाई ये चाहेंगे कि कांग्रेस कमजोर हो। और वो इतने ना समझ भी नहीं है कि ये सोचे कि भाई कौन जीत सकता है, कौन निकाल सकता है, किससे कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है, और वो उस दिशा में ना सोचे। हम दूध के धुले नहीं हैं। देखो मैं बहुत साफ राजनीति करता हूँ, इसीलिए आपके बयान चर्चा में रहते हैं, आप साफ बातें करते हैं, जो सच है ना, कहते हैं जो सच है। हम जो सच है ना, मतलब हम कह रहे हैं हम बहुत दूध के धुले हैं, बस हम जैसा चरित्रवान, हम जैसा ईमानदार कोई नहीं है दुनिया का। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता ना। मेरा बाप सिपाही था, मैंने 12 चुनाव लड़ लिए, 2 MP की लड़ा हूं, MLC लड़ा हूं, 9 MLA की लड़ा हूं, बहू लड़ी है, मिसेज जिला पंचायत सदस्य लड़ी है, जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, ये तो खुद लड़े। गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का महामंत्री रहा हूं, गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा 82 में। तब तो आप पैदा भी नहीं होंगे आप लोग। तब मैंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का, और इतने लोगों को चुनाव लड़ाया है कि कहां से पैसा है? चुनाव लड़ने पे पैसा खर्च होता है। लोग घर पे आते हैं हमारे, आप देख रहे सुबह से इतने लोग आ रहे हैं, तो लोग चाय पिला रहे हैं, तो क्या फ्री में तो दूध आता नहीं ना, फ्री में चीनी आती नहीं ना, चाय पत्ती फ्री में तो आती नहीं ना, तो उसमें पैसा लगता है ना। तो अब फिर हम कहें नहीं बहुत हम ईमानदार हैं। भाई कहां से आ रहा है? समाज देता है। हमने इस समाज से लिया भी है और समाज पर खर्च भी किया है। आपने पलायन पे भी हमेशा बात रखी है, पहाड़ के पलायन को आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, ये मुद्दे आपने हर बार उठाए हैं, और शायद यही वजह है कि आपने पहाड़ के विकास पर जोर भी दिया है। लेकिन जोशीमठ हम देख रहे हैं, ऐसी बुरी स्थिति आ गई है कि वो सुर्खियों में चला जा रहा है, लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्या यही विकास था पहाड़ का? देखिए मैंने शुरू में भी, जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, मैं आपदा प्रबंधन मंत्री था, मैंने तब भी कहा था कि भाई हमको एक पूरी नए ढंग से वैज्ञानिक तरीके से उत्तराखंड के विकास की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हम ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं ये आपदाएं, इस तरह घटनाएं होती रहेंगी। कभी धारचूला में होगा, कभी घनसाली में 35 लोग मर जाएंगे, कभी 1991 में पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में 703 लोग मर गए। आज जोशीमठ में 16-17 जून को केदार घाटी और बद्रीनाथ घाटी में घटना हो गई, 9,500 लोग मर गए। आज जोशीमठ की स्थिति आ गई है, कल कहीं फिर उत्तराखंड में कहीं ना कहीं होगा। तो इसके लिए एक्चुअल क्या, जो अनुचित विकास हम कर रहे हैं, विकास होना चाहिए, मैं विकास का पक्षधर हूं, लेकिन नियोजित तरीके से होना चाहिए। अनियोजित तरीके से विकास हो रहा है। सीएम धामी कहते हैं कि 70% जोशीमठ सुरक्षित है। तीरथ सिंह रावत संसद में कहते हैं कि मीडिया ने सिर्फ जोशीमठ के लिए अफवाह फैलाई है। अब अगर धामी जी, तीरथ जी ये कह रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो फिर क्यों धामी जी बार बार क्यों रात को वहां रुक रहे थे? भाई अगर धामी कुछ हुआ ही नहीं, वहां कुछ हुआ ही नहीं, तो तुम बार बार जाके क्यों जा रहे थे? और तुम ये कह के उन बेचारे जिनके घर आज दरारें आ गई, जो जहां आज वो डूबने की स्थिति में है, खतरे में है, उनके घावों पे मरहम लगाने के बजाय तुम उनके घावों पे तेजाब डालने की कोशिश कर रहे हो। ये आप कहते कि ठीक है जोशीमठ में आपदा आई है, लेकिन हम इसको संभालेंगे, हम जोशीमठ के लोगों को बिखरने नहीं देंगे,
उनके घावों पर मरहम लगाएंगे, उनको उनके इस दुख की घड़ी में हम खड़े हैं। अगर किसी को शिफ्ट करेंगे उसको पूरा मुआवजा देंगे। अगर उसका 1 करोड़ का मकान था, 2 करोड़ का होटल था, तो 2 करोड़ उसने पूरी जिंदगी भर कमाई करके लगाया होगा, तो हम 2 करोड़ का मुआवजा उसको देंगे। उसका नए ढंग से उसका व्यवसाय खड़ा करेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी से घर बनवाएंगे जिससे कि कोई खतरा ना हो। तो जापान में भी तो भूकंप आते हैं, पर वहां फिर भी घर बने, होटल बने, सब कुछ है। वहां इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। वहां तो सुनामी आया था, और मैं 1 साल बाद गया था सुनामी आने के बाद। मैं सोचता था कि जापान में तहस नहस होगा चारों तरफ। मुझे लगा ही नहीं टोक्यो में इतनी बड़ी सुनामी आई थी। 1 साल के अंदर फिर वो खड़े हो गए। तो अगर मनोबल ऊंचा है, सरकार में योजना है, क्षमता है, सोच है, विजनरी है इससे गवर्नमेंट, तो कर सकती है ना। अलग जी, आपने हमें इतना महत्वपूर्ण समय दिया और बेबाकी से आपने हमें तमाम सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार।